आपका कोविड-19 के रोगी के ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन सत्र में स्वागत है। ये दूसरा मॉड्यूल है और हम एयरवे मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस सत्र में दिखाए गए उत्पादों का उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना है। AHA इन विशेष निर्माताओं या उत्पादों के बारे में कोई प्रचार या सुझाव नहीं देता है। हम हमेशा किसी भी तरह के निजी सुरक्षा उपकरण के उपयोग का सुझाव देते हैं। दस्ताने, मास्क और फेस शील्ड, और मैं एयरबोर्न संबंधित सावधानियों पर जोर दूंगी, जिसका मतलब है N95 मास्क या इससे अधिक क्षमता वाले मास्क पहनना ताकि हवा के कणों से बचाव हो और जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित ना हो। आज हम जिन विषयों के बारे में बात करेंगे वह हैं कोविड-19 में इंट्यूबेशन कब करना चाहिए और इंट्यूबेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा करेंगे। हम स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले कोविड-19 के लिए विशिष्ट जोखिम राहत तकनीकों पर चर्चा करेंगे और फिर हम बाद के कुछ वीडियो में मैनुअल वेंटिलेशन डिवाइस और फिल्टर प्लेसमेंट की समीक्षा करेंगे। आज हम जिन विषयों के बारे में बात करेंगे वह हैं कोविड-19 में इंट्यूबेशन कब करना चाहिए और इंट्यूबेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा करेंगे। हम स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले कोविड-19 के लिए विशिष्ट जोखिम राहत तकनीकों पर चर्चा करेंगे और फिर हम बाद के कुछ वीडियो में मैनुअल वेंटिलेशन डिवाइस और फिल्टर प्लेसमेंट की समीक्षा करेंगे। तो इन्वेसिव वेंटिलेशन कब करना है? इस कोविड-19 रोगी आबादी के इंट्यूबेशन पर विचार करने के कई कारण हैं। एक यह है कि यह एक बहुत ही आक्रामक ARDS विकसित करता है और रोगी हाइपोक्सिया की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं और कोविड में रोगी हाइपरकार्बिक की तुलना में अधिक हाइपोक्सिक होते हैं। और आप इन्वेसिव वेंटिलेशन की ओर बढ़ने पर तब भी विचार करेंगे जब आपके नॉन इन्वेसिव आइटम जैसे HFNC काम नहीं करते हैं। और इसलिए एक जोखिम सूचकांक था जिसे रॉक्स इंडेक्स कहा जाता था। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किस HFNC रोगी को इंट्यूबेशन की आवश्यकता का उच्च जोखिम होता है, क्योंकि कई बार डर के आप बहुत लंबा इंतजार कर सकते हैं और फिर जब आप रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करने जाते हैं तो रोगी बहुत सीरियस हो जाता है और अरेस्ट या कॉम्प्रोमाइज किए बिना सफलतापूर्वक इंट्यूबेशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए आप निश्चित रूप से इसे बाद में करने के बजाय जल्दी करना चाहते हैं और हम जल्दी इंट्यूबेशन की वकालत कर रहे हैं। यदि आप एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं तो उस आबादी में इंट्यूबेशन के कुछ सामान्य नियम ये हैं कि यदि रोगी 60% ऑक्सीजन पर है और 90% से अधिक की सैचुरेशन नहीं बनाए रख रहा है, किसी भी नॉन इन्वेसिव तौर तरीकों पर कुछ अन्य सामान्य नॉन इन्वेसिव मोडालिटीज जैसे कि सेप्टिक शॉक, यदि उन्हें रक्तचाप को बनाए रखने में कठिनाई हो रही है और ऑक्सीजन कम हो रहा है। दूसरे शब्दों में, आपने उन्हें ऑक्सीजन पर लगा दिया लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा, तो आपको ऑक्सीजन बढ़ाने की जरूरत है। हाइपरकैप्निया, यदि रोगी की कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और pH कम हो या वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा हो, तो आप इतना जानते हैं कि वह बहुत लंबे समय तक ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे, तो आप संभावित रूप से उन्हें इन्वेसिव वेंटिलेशन पर डाल सकते हैं। रोगी की बदली हुई मानसिक स्थिति, जो आमतौर पर श्वसन विफलता का संकेत है। अगर रोगी की मानसिक स्थिति खराब है और आपको संदेह है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड के आधे स्तर पर हैं या ऑक्सीजन कम है यानी हाइपोक्सीमिया है, आपको इन्हें इंट्यूबेट करना चाहिए। जब इंट्यूबेटिंग की बात आती है तो ये बाकी से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम क्रॉस इन्फेक्शन होने की क्षमता को कम करना चाहते हैं और इसलिए हम एक किट विकसित करने की बात कर रहे हैं जो मूल रूप से आपके एयरवे बॉक्स या एयरवे बैग के अलावा उन प्रकार की चीजें इस सभी उपकरणों को इकट्ठा करती हैं ताकि आप इसे कमरे के बाहर रख सकें और आपके लिए उपलब्ध हो सकें कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किट में हमें चाहिए हेपा फिल्टर जैसी एक चीज जो मूल रूप से पर्यावरण और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रक्षा करने में मदद करती है। कुछ अलग अलग आकारों में N95 मास्क, पूरा फेस मास्क, वेल्डर जैसा, और यह मुख्य रूप से इंट्यूबेटर के लिए तैयारी है।
निश्चित रूप से आप अपने N95 मास्क और उस प्रकार की चीज़ों के ऊपर सर्जिकल मास्क शील्ड का उपयोग कर सकते हैं और वे काफ़ी अच्छा काम करते हैं। आप गॉगल्स के साथ साथ अपने फेस मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल एक चीज़ जो हमें गॉगल्स के बारे में पसंद नहीं है वह यह है कि यह त्वचा को एक्सपोज करता है। हम यहाँ वीडियो लैरिंगोस्कोप के उपयोग का समर्थन कर रहे हैं, जैसे मैग्रा और उपयुक्त आकार के ब्लेड। ग्लोटोस्कोप एक अन्य ब्रांड है। वाटरप्रूफ गाउन एक और है जो थोड़ा अधिक विशिष्ट है। यदि आप बहुत सारे एरोसोल के साथ काम कर रहे हैं और आप भीगने की प्रवृत्ति रखते हैं तो ये आपके स्क्रब से नहीं सोखेगा। एक स्टेराइल गाउन यदि उपलब्ध हो, और जल रोधक नीले गाउन अक्सर स्टेराइल गाउन होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी मददगार होती हैं। आपको अपने बालों को ढकना चाहिए क्योंकि एरोसोल विशेष रूप से इंट्यूबेटर के लिए उत्पन्न हो सकते हैं और आपको वायरस के संपर्क में ला सकते हैं। और फिर यदि आपकी लंबी दाढ़ी है तो याद रखें कि N95 मास्क आमतौर पर बहुत अच्छा काम नहीं करता है और इसलिए आपको वास्तव में शायद एक पैपर का उपयोग करने की ज़रूरत है, या आप अपनी दाढ़ी को शेव करें। और इसलिए आपको वास्तव में शायद एक पेपर का उपयोग करने की ज़रूरत है, या आप अपनी दाढ़ी को शेव करें। कुछ लोग सर्जिकल दस्ताने पसंद करते हैं क्योंकि आप अलग अलग प्रकार के दस्ताने पहन सकते हैं ताकि जब आप कमरे से बाहर आएं तो आप वास्तव में एक परत उतार सकें या कमरे से बाहर ना आएं। जब आप इंट्यूबेशन के साथ समाप्त कर लेते हैं तो आप एक परत को हटा सकते हैं, उपकरण को साफ कर सकते हैं, फिर भी अपने आप को पर्यावरण के संपर्क में नहीं ला सकते हैं। और फिर वो सामान जिसकी आपको सामान्य रूप से ज़रूरत नहीं होगी, जैसे बैटरी आदि, और इसलिए इसे कमरे के बाहर रखें। केवल वही उपकरण कमरे में ले जाएं जिनकी आपको ज़रूरत हो, और फिर एक बार जब आप इनका प्रयोग कर लेते हैं तो सभी डिस्पोजेबल रोगी कक्ष में फेंक दिए जाते हैं। दोबारा इसे उस कमरे के बाहर ना लाएं। आप संक्रमण की रोकथाम के लिए अपनी नीति और प्रक्रिया के साथ साथ निर्माता की सिफारिशों के अनुसार उपकरण को डिस्पोज कर दें। आराम करना ना भूलें। एक बात जिसका मैं उल्लेख करना भूल गई वह यह है कि हम अक्सर उपकरण में मदद करने के लिए कमरे के बाहर एक समर्पित प्रदाता रखना पसंद करते हैं। आप केवल कम से कम लोगों को ही अंदर लाना चाहते हैं, और इसलिए आमतौर पर आप 3 लोगों के साथ किसी को सुरक्षित रूप से इंट्यूबेट कर सकते हैं। आपको सलाह देना चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त लोगों को स्टैंड बाय पर रखा जाए, लेकिन हम सबको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। चीज़ें जो थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, N95 और आँखों की सुरक्षा ज़रूरी है। आप निश्चित रूप से चश्मे का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक वास्तविक रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन का अर्थ है कि हम इन रोगियों पर बैग वाल्व मास्क नहीं उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि यह एक एरोसोल उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। हम यह भी अनुशंसा कर रहे हैं कि आप वीडियो लैरिंगोस्कोप का उपयोग करें और सबसे अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी इंट्यूबेशन करें। यह आपकी पहली बार में इंट्यूबेशन सफलता को बढ़ाता है। आप इन फिल्टर्स को बैग वाल्व मास्क पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर भी फिल्टर हैं और आप इसे मास्क और बैग के बीच रख सकते हैं। आप इसे ET ट्यूब और बैग के बीच भी रख सकते हैं। यदि आप टेप के एक रोल को लेते हैं तो उस टेप को उस रोगी के साथ उसके पूरे प्रवास के लिए उपयोग करें, और यदि आप ET ट्यूब होल्डर का प्रयोग करते हैं तो वे आमतौर पर वैसे भी एक ही रोगी के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। एरोसोल को कम करने वाली चीज़ें इनलाइन सक्शन कैथेटर हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसमें मैं भी अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यदि रोगी को बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रीशंस हैं तो यह उन्हें इंट्यूबेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें सक्शन करने की आवश्यकता होगी। ओपन सक्शन तकनीक स्वास्थ्यकर्मियों को एरोसोल के संपर्क में लाएंगे, इसलिए ये ठीक नहीं है। आपको वेंटिलेटर सर्किट को ET ट्यूब से जोड़े रखना है, और आपको कोविड के दौरान CPR के लिए भी बार बार डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पर हाथ की स्वच्छता और PPE अहम हैं, और इसलिए हम अनुशंसा कर रहे हैं कि आप कमरे में प्रवेश करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए समय निकालें, और लक्ष्य जल्दी इंट्यूबेशन है। यदि आपको रोगी को बैग वाल्व मास्क करना है तो हम आपसे 2% तकनीक का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति मास्क को सील करने में मदद करता है ताकि ये लीक ना हो, और मास्क और एम्बू बैग के बीच एक HEPA फिल्टर का उपयोग करें,
और फिर यदि आप ट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उस दौरान रोगी को यथासंभव रूप से सील करने के लिए LMA लगाने पर विचार करें। एक और बात यह है कि हम चेस्ट कंप्रेशन को बिना रुकावटों के करने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां हम चाहते हैं कि आप पहले प्रयास में सफलतापूर्वक इंट्यूबेट करें। एरोसोलाइजेशन को कम करने के लिए हम कह रहे हैं कि आप इंट्यूबेशन के दौरान चेस्ट कंप्रेशन को रोक लें ताकि ट्यूब अंदर जा सकें। वास्तव में इन प्रक्रियाओं को करने की तुलना में इन प्रक्रियाओं में से किसी एक के बाद सफाई करने में कई बार दोगुना समय लगता है। आप कमरे में उपयोग में ली गई सभी प्रकार की चीज़ों को वहां छोड़ दें ताकि इसे हाउसकीपिंग उनकी प्रक्रियाओं के अनुसार डिस्पोज कर सकें। अगर किसी चीज़ को पुनः उपयोग किया जा सकता हो तो अधिकांश 2 चरणीय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एक है परिशोधन, डिकंटामिनेशन। इसमें स्पष्ट रूप से दिखने वाली चीज़ों को साफ किया जाता है, और फिर दूसरा कीटाणुशोधन यानी डिसइंफेक्शन है, और इस कीटाणुशोधन चरण में आमतौर पर 2 से 5 मिनट सुखाने का समय लगता है। और इसलिए हम जिस चीज़ की वकालत कर रहे हैं वह यह है कि आप उपयोग की गई वस्तु को कमरे में सैनी वाइप से साफ करें, और फिर आप इसे एक बैग में रख दें और उस पर लिखें कि आपने इसे पहली बार साफ किया है। बाद में आपके उपकरण कीटाणु रहित करने वाले व्यक्ति को उस प्रक्रिया को फिर से करने की अनुमति दें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सब कुछ ठीक से साफ हो गया है। हम सुन रहे हैं कि सभी विभिन्न प्रकार की चीज़ों की कमी है। यदि हेपा फिल्टर की कमी है तो आप मैकेनिकल वेंटिलेटर में उसी हेपा फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं जो आपके BVM में था। और फिर हमारे पास कुछ छोटे वीडियो हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं कि वास्तव में हेपा फिल्टर और एक पीप वाल्व कैसे लगाया जाता है। एक और चीज़ जिसकी हम अनुशंसा कर रहे हैं वह है पीप वाल्व, इनलाइन सक्शन कैथेटर, इंडिकेशन और प्रक्रिया।